कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। परिधि के कन्फेशन के बाद जागृति ने चलाई परिधि पर गोली। इसके बाद जागृति आ गई परिधि के रडार में, लेकिन इसी बीच चली एक गोली ने ली परिधि की जान। तो आखिर किसकी बंदूक से चली वो गोली? क्या हुआ परिधि की मौत के बाद आगे? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, RJ Aman 02 लिखेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा, वहां पर आकर भी आप मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। परिधि का कन्फेशन जारी था। आर्यमन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, इट्स नॉट ईजी फॉर यू। मेरे होते हुए ये सब तुम सिर्फ सोच ही सकती हो। परिधि ने मुस्कुराते हुए आर्यमन को जवाब दिया, तो मैंने कब कहा कि मैं ये सब तुम्हारे होते हुए करने वाली हूं? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगी, क्योंकि अब तुम सारी सच्चाई जान चुके हो और इतना कुछ जान लेने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आर्यमन ने भी पूरे कॉन्फिडेंस में परिधि को जवाब दिया, कोशिश करके देख लो। आर्यमन की ये प्रोवोकिंग बातें सुनते ही परिधि ने फौरन अपनी गन आर्यमन के सीने पर तान दी। आर्यमन अपनी दोनों बाहें फैलाकर परिधि के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ा था। इधर छिपी जागृति ने खुद से कहा, लगता है आर्यमन को परिधि के बारे में यही गलतफहमी है कि वो उन्हें शूट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो लड़की इतना कुछ कर सकती है ये करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जागृति, अब तुझे कुछ करना ही होगा। इतना कहते हुए ही जागृति ने अपने पर्स से गन निकाली और उसे परिधि के ऊपर एम करते हुए जागृति ने आर्यमन की सेफ्टी के बारे में सोचकर अपनी बंदूक से गोली चला दी। इस गोली के अपनी गन से निकलते के साथ ही जागृति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जागृति के हाथ कांप रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंख खोलने की और देखने की कि उसका निशाना सही लगा है या नहीं। जल्द ही जागृति के कान में परिधि के दर्द से बौखलाकर चीखने की आवाज आई। जागृति ने फौरन आंखें खोलकर देखा तो वो गोली परिधि के हाथ में लगी थी। परिधि अब तक गोली चलने की डायरेक्शन में पलट चुकी थी। इधर आर्यमन ने भी अपने छिपे हुए आदमी को वहां से आने का इशारा कर दिया, लेकिन उससे पहले परिधि का टारगेट उसके ऊपर गोली चलाने वाली जागृति पर बन चुकी थी। परिधि फौरन जागृति की तरफ पलटी और जो बंदूक उसने अभी तक आर्यमन के ऊपर तानी हुई थी उसे जागृति की तरफ मोड़ दिया। परिधि के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत करके जागृति की तरफ बंदूक तानकर खड़ी हो चुकी थी। इधर आर्यमन खुद इस सब से सख्ते में आ चुका था। ये सब आर्यमन के प्लान का हिस्सा नहीं था। आर्यमन ने पहले ही कुछ प्लान करके परिधि को वहां बुलाया था, लेकिन जागृति का इस तरह अचानक से वहां आना आर्यमन के लिए मुसीबत बन चुका था। आर्यमन परिधि के ऊपर गन ताने खड़ा था और इधर परिधि जागृति के ऊपर। तभी एक और गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो पक्षी अपनी जगह से उड़ चुके थे। एकदम से पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। आखिर ये गोली किसको लगी है और किसकी गन से चली है? जल्द ही इस बात का पर्दाफाश हो गया जब परिधि जमीन पर गिरकर ढेर हो गई। वो गोली परिधि के सर में लगी हुई थी। आर्यमन जानता था कि ये गोली उसकी बंदूक से नहीं चली। यही कुछ हाल जागृति का भी था। जागृति भी हैरान थी कि आखिर परिधि जमीन पर तड़प तड़प कर मर कैसे रही है। जागृति भी हैरान सी खड़ी हुई बस परिधि को जमीन पर तड़प तड़प के मरते हुए देख रही थी। लेकिन जल्द ही इस बात का खुलासा हो चुका था कि आखिर वो गोली किसकी बंदूक से चली थी, जब सामने से आर्यवीर आर्यमन को अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। आर्यवीर के हाथ में बंदूक थी और वही वो शख्स था जिसकी बंदूक से वो गोली चली थी। परिधि मर चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसने आर्यमन के सामने सभी खुलासे कर दिए थे। परिधि का एक तरफा जुर्म वहां मौजूद पुलिस की टीम ने रिकॉर्ड कर लिया था। आर्यमन इस सब को निवान के कस्टडी केस में इस्तेमाल करने वाला था। आज आर्यमन को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था कि उसकी बहन की मौत के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार था। जिस तरह से आस्था की जान गई थी उसी तरह से आज परिधि भी अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। परिधि तब तक ही सलामत थी जब तक आर्यमन को उसके प्लान के बारे में नहीं पता था, लेकिन आर्यमन के हाथ सबूत लगते ही परिधि के सर पर मौत का साया मंडराना शुरू हो चुका था। आज यहां से परिधि का बचकर जाना तो नामुमकिन ही था, लेकिन आर्यमन उसे खुद अपने हाथों से मारने वाला था। आर्यमन ने जब आर्यवीर को अपने सामने हाथ में गन लिए खड़ा देखा तो वो उसकी मनोस्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। आर्यमन इस बात को समझ पा रहा था, जब आर्यमन खुद एक खरोंच लगाते हुए नहीं देख सकता तो आर्यवीर के लिए परिधि की जान लेना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन आर्यवीर का चेहरा एकदम ब्लैंक था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी जिसके साथ वो गुस्से के मिले जुले भाव लेकर बैठा था। आर्यवीर की आईब्रो गुस्से में तनी हुई थी।
हमेशा अपने भाई को सोच समझकर चलने की सलाह देने वाला आर्यवीर आज खुद गुस्से में बौखलाया हुआ था। आर्यवीर और जागृति आर्यमन के प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिलहाल दोनों वहां मौजूद थे और इस बात का गवाह भी बने थे। आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए अपने भाई आर्यवीर को अपने गले लगाते हुए अपनी बाहें फैलाई तो आर्यवीर ने अपने भाई से कहा, भाई मैं एकदम ठीक हूं, यू डोंट वरी अबाउट मी। आर्यमन जो हमेशा आर्यवीर को इमोशनल ना होने की सलाह दिया करता था, आज खुद अपने भाई आर्यवीर की नज़रों में इमोशंस ढूंढ रहा था। लेकिन आर्यवीर ने इस दौरान लगातार अपनी नज़रें ज़मीन पर पड़ी परिधि की लाश के ऊपर टिकाई हुई थी। आर्यवीर ने आज सुबह ही परिधि को शादी के लिए प्रपोज किया था और आज खुद ही उसने उसकी अपने हाथ से जान ले ली। पुलिस ने अब तक एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। इधर जागृति भी आर्यमन के पास आ चुकी थी। आर्यमन को इस बात पर गर्व हो रहा था कि जागृति ने उसके लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया। आज उसे महसूस हो रहा था कि जागृति उससे कितना प्यार करने लगी है और वो उसके लिए अपनी जान तक खतरे में डालकर यहाँ आ चुकी है। लेकिन साथ साथ उसे इस बात की नाराजगी भी थी कि जागृति ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। आर्यमन ने सबसे पहले जागृति की हाथ में थामी हुई वो गन उसके हाथ से ली और अपनी उसी पॉकेट में रख लिया। आर्यमन ने जागृति से कहा, तुम्हारे हाथ में गन अच्छी नहीं लगती है, और तुम्हें किसने कहा था मेरा पीछा करके यहाँ आने के लिए? हाँ, तुम्हें क्या मैं कुछ छोटा बच्चा लगता हूँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता जागृति तो मैं क्या करता? जागृति ने आर्यमन के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए उसकी निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, पहले आप मुझे जवाब दीजिए। जागृति की निगाहों में आर्यमन को अपने लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। आर्यमन के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला, जो खुद जागृति का जवाब था। जितनी जरूरी जागृति आर्यमन के लिए थी, उतना ही जरूरी आर्यमन भी जागृति के लिए बन चुका था, और यही जागृति का जवाब था। फिलहाल आर्यमन को अपने भाई आर्यवीर को संभालना था। आर्यमन ने पलटकर आर्यवीर की तरफ देखा तो इस समय पुलिस की टीम के साथ वो डिस्कशन करने में बिजी था। वीर ने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। वीर के चेहरे पर परिधि की जान लेने का कोई गिल्ट आर्यमन को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आर्यमन भी अपने भाई को बचपन से जानता था। उसे पता था कि वीर उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। जल्द ही सब लोग वहां से निकल चुके थे। इस बीच जागृति को घर ड्रॉप करके आर्यमन और आर्यवीर वहां से पुलिस स्टेशन परिधि और निर्मय के अगेंस्ट फाइल करने के लिए जा चुके थे। निर्मय के ऊपर कई चार्जेस लगाए गए थे, जिनमें से मुख्य चार्ज आर्यमन और आर्यवीर की बहन आस्था की जान लेना था। सारे सबूत आर्यमन के हाथ लग चुके थे और उन सबसे बड़ा परिधि का एक तरफा जुर्म कबूल करना, जो उसने खुद पुलिस की निगरानी में किया था। निवान का कस्टडी केस अब स्ट्रांग हो चुका था। जल्द से ये केस अगली हियरिंग पर आने वाला था। अब आर्यमन को कॉन्फिडेंस आया था कि वो अपने नन्हे से निवान को वापस लेकर आ सकता है। आर्यमन के दिल को सुकून पहुंचा था कि आखिरकार उसने अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलवाने की तैयारी कर ली थी, जिससे बचना अब उनके लिए नामुमकिन था। आर्यमन और आर्यवीर पुलिस स्टेशन से घर वापस लौट रहे थे जब आर्यवीर ने अपने भाई से कहा, भाई हमको कुछ समय के लिए समुद्र के किनारे बैठना चाहिए। आर्यमन ने आर्यवीर से कहा, बिल्कुल बैठ सकते हैं यार, और तुम अपना दिल भी हल्का कर सकते हो मेरे सामने। आर्यवीर ने बिना एक शब्द कहे सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद उसने कार को वहां से बीच के रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही आर्यमन और आर्यवीर दोनों सुबह के समय समुद्र की लहरों के पीछे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। आर्यमन और वीर दोनों ही लहरों में एकदम नजदीक बैठे हुए थे। आती हुई लहरें उनके कदमों को छूकर वापस जा रही थी, जिसके बाद समुद्र की लहरों का शोर उनके अंदर मच रहे शोर को अपने अंदर कैद कर रहा था। आर्यमन ने अपने भाई वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, आई नो कि तू परिधि से प्यार करता था और किसी ऐसे अपने की जान लेना जिससे आप दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, अच्छे से अच्छे इंसान को डरा सकता है, उसके हाथ काम चाहते हैं। अपने भाई की बात को बीच में टोकते हुए वीर ने कहा, नहीं भाई, बहुत आसान हो जाता है अगर आपके सामने उस शख्स से भी खास इंसान खड़ा हो। आर्यमन जानता था कि वीर उसकी ही बात कर रहा है। आर्यमन ने इमोशनल होते हुए अपने भाई वीर को गले से लगा लिया। वीर की आंखें हल्की सी छलक आई थी, लेकिन बस यही वो कुछ पल थे जिसमें वो परिधि को लेकर इमोशनल हुआ था। वीर ने परिधि को लेकर सपने सजाए हुए थे। उसके लिए वो सब करना आसान नहीं था, लेकिन जब बात आर्यमन की थी तो वीर के हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। दोनों भाइयों ने देर सुबह तक ढेर सारी बातें की, जिसके बाद वीर अपने अंदर के दुख, दर्द और अधूरे प्यार को समुद्र की लौटती हुई लहरों के साथ छोड़ आया। जागृति ने आर्यमन के आने की पहले ही तैयारी की हुई थी। उसने आज खास आर्यमन और आर्यवीर की पसंद का खाना बनाया हुआ था। इतने दिनों के बाद आज सुकू के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने वाले थे वो लोग। आर्यमन घर लौटा तो उसे जागृति अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर डाइनिंग हॉल में टेबल सजाती हुई नजर आई।
देर रात परिधि के एनकाउंटर के बाद सुबह तक अपने भाई के साथ समय बिताकर आर्यमन उसे लेकर वापस आ चुका था। जागृति ने चहकते हुए आर्यमन और आर्यवीर से कहा, आप लोग प्लीज जाइए और जल्दी से फ्रेश होकर आइए। आज का ब्रेकफास्ट मैं खास आप दोनों की पसंद का बना चुकी हूँ अपने हाथों से। आर्यमन ने अपने भाई वीर को पीठ से थपथपाते हुए कहा, जा और जल्दी वापस आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ डाइनिंग टेबल पर। और लेट मी टेल यू दिस, तेरा भाई तेरे बिना ब्रेकफास्ट एंजॉय नहीं करने वाला है, आई एम टेलिंग यू। फिर चाहे जागृति ने इस ब्रेकफास्ट को अपने हाथों से बड़े प्यार से क्यों ना बनाया हो। जागृति इस बात को समझ चुकी थी कि आर्यमन जानबूझकर वीर को उसका नाम लेकर इमोशनल कर रहा है। वीर ने हाँ में सर हिलाया और अपने रूम की तरफ अब वो बढ़ गया। इधर आर्यमन हॉल में बड़े ही मन से डाइनिंग टेबल सजा रही जागृति के पास आया, जिसके बाद उसने वहां खड़े सर्वेंट्स को अपनी तरफ पीठ करने के लिए खड़ा होने का इशारा किया। जागृति आर्यमन के ऐसा करने के पीछे का कारण समझ चुकी थी। इस बार आर्यमन जागृति को किस करता उससे पहले ही जागृति ने आर्यमन के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके होठों को एक छोटी सी किस कर दी। आर्यमन शॉक तो हुआ, लेकिन साथ साथ में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ गई। उसके बाद जागृति ने अपने दोनों हाथों से आर्यमन को पुश करते हुए कहा, आर्यमन बाकी सब बाद में, पहले आप जाकर फ्रेश होकर वापस आइए। अगर ये ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया ना तो आज के बाद मैं आपके लिए अपने हाथों से कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। आर्यमन ने पलटकर जागृति के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए चूम लिया। उसके बाद उसने जागृति की तरफ एक आंख विंक की और उसके बाद उसने अपने रूम की तरफ रुख किया। आखिरकार परिधि का हो चुका है अंत, जिसके बाद जागृति के हाथ में आ चुका है निवान का कस्टडी केस। क्या आर्यमन करेगा अपनी जागृति से किया हुआ प्रॉमिस पूरा? क्या होगा जब निवान को पता चलेगा अपनी मॉम की मौत के बारे में? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में।